नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और स्वागत है आपका एशिया न्यूज की इस खास पेशकश में। दिसंबर के साथ ही साल 2024 भी समाप्त होने के कगार पर है और पूरा विश्व नए साल 2025 के स्वागत के लिए तैयारी में है। साल 2024 में राजनीतिक गलियारों में भी कई हलचलें हुई हैं, जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस साल लोकसभा चुनाव 2024, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए। इस साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के दौरान लोकसभा की 20 बैठकें हुई, जो 62 घंटे तक चली। आइए साल 2024 में घटित होने वाली कुछ बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। साल 2024 खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो इस साल 2024 में भारत की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया। सियासी दृष्टिकोण से साल 2024 यादगार रहेगा। ये साल लोकसभा चुनाव काफी यादगार रहेगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आए चुनाव परिणामों ने हर किसी को हैरान कर दिया। जनता ने ऐसा जनादेश दिया जिसका अनुमान बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक नहीं लगा पाए। लोकसभा चुनाव में देश के अलग अलग कई राज्यों में जीत हासिल करने वाली भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले ही 400 पार का नारा दिया था, मगर भाजपा इस आंकड़े को पार नहीं कर पाई और महज 240 सीटों पर सिमट गई। लेकिन पार्टी ने जदयू, टीडीपी और अन्य सहयोगी दलों की मदद से जीत हासिल कर केंद्र में फिर सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। प्रदेश में योगी के नारे लगने के बाद भी यहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी यहां से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 62 सीटें जीती थी। वो इस बार महज 33 सीटें जीत सकी। लोकसभा चुनाव के अलावा इस साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इन राज्यों के चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका दिया। हम ओडिशा की बात करें तो लंबे समय में सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी राजनीतिक विश्लेषकों के दावों को गलत साबित कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की भविष्यवाणी थी कि भाजपा के लिए इस बार सत्ता विरोधी लहर है और जीत की राहें काफी मुश्किल हैं। लेकिन यहाँ के नतीजों ने सभी को चौंका दिया और भाजपा ने फिर से अपनी सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी को उम्मीद थी कि उन्हें जनता की सहानुभूति मिलेगी और वो सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी वाले महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भाजपा को बहुमत की उम्मीद थी, हालांकि वो पूरी नहीं हो सकी। झारखंड में भाजपा सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन वहां भी भाजपा को निराशा ही हाथ लगी और हेमंत सोरेन ने फिर सरकार बनाई। कांग्रेस की बात करें तो पिछले चुनाव की तरह इस बार भी उसका प्रदर्शन खराब रहा। लोकसभा चुनाव इस साल 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए। ये इस साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। इस बार आम चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो एनडीए 400 के आंकड़े तक पहुंच नहीं सकी, लेकिन एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में विपक्षी दलों की भी सीटें बढ़ी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 सीटों वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। बाद में वायनाड में उपचुनाव में प्रियंका वाड्रा जीतकर पहली बार संसद पहुंची और इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसदीय राजनीति में सक्रिय रूप से पदार्पण किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 आतंकी भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे
उनमें पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीत कर आए अमृतपाल सिंह और जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से चुनाव जीतने वाले शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद शामिल हैं। अमृतपाल पर खालिस्तान समर्थक एजेंडा फैलाने का आरोप है। उसे गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है, जबकि कश्मीर में टेरर फंडिंग का आरोपी इंजीनियर रशीद 9 अगस्त 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। अरे 400 अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाओ। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। ओडिशा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे चौंकाने वाले रहे। विधानसभा चुनाव में ओडिशा की राजनीति में महानायक कहे जाने वाले नवीन पटनायक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और अपनी सरकार बनाई। प्रदेश में दशकों से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक को सरकार से बाहर होना पड़ा। इस तरह एग्जिट पोल में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत बताई जा रही थी, लेकिन परिणाम विपरीत आए। बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। इस साल ओडिशा में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। एक दशक बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए। पूरे देश की इस चुनाव पर नजरें टिकी हुई थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का दर्जा हटाने के बाद ये पहला चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इस चुनाव में भाजपा की उम्मीदों को झटका लग गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने शानदार जीत दर्ज की। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी खींचतान रही। इस बार मुख्यमंत्री बदल गया। पहले जहां एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो चुनाव के बाद इस बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए 2024 का साल काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। हेमंत सोरेन को जनवरी में कथित घोटाला मामले में जेल भेजा गया। इसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में हेमंत सोरेन को जमानत मिली और उन्होंने दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री का
पद संभाला। इस पूरे घटनाक्रम में चंपई सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा देना और बीजेपी में शामिल वो हो गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में फिर इंडिया गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी। जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेएमएम ने 34 सीटें जीती और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस साल दिल्ली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कसम खाई थी कि दिल्ली की जनता द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद ही वो पद स्वीकार करेंगे। अठारहवीं लोकसभा के तीसरे सत्र के दौरान लोकसभा की 20 बैठकें हुई जो 62 घंटों तक चली। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के दौरान उत्पादकता 57.87% रही। सत्र के दौरान लोकसभा में 5 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 4 विधेयक पारित किए गए। शून्यकाल के दौरान बेहद जरूरी लोक महत्व के 182 मामले उठाए गए और नियम 377 के अंतर्गत 397 मामले उठाए गए। संसद में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा 13 दिसंबर 2024 को शुरू हुई और 14 दिसंबर को समाप्त हुई। 28 नवंबर 2024 को 2 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। सत्र के दौरान लोकसभा ने 17 दिसंबर 2024 को आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट एलेन सिमोलियन के नेतृत्व में आर्मेनिया से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के अंतिम दिन अपने समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संसद के किसी भी द्वार पर धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इसका उल्लंघन होता है तो संसद को अपनी मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही का अधिकार है। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि उन्हें किसी भी दशा में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले बताया कि राज्यसभा के 266वें सत्र में 43% ही कामकाज हो सके। उन्होंने कहा कि सदन में कुल 43 घंटे ही प्रभावी कार्यवाही हुई, जिसमें 2 विधेयक पारित किए गए और भारत चीन संबंधों पर विदेश मंत्री का बयान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संसद के हर मिनट पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। मतलब 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में उच्च सदन में हंगामे और व्यवधान पर चिंता जताते हुए सदस्यों से आह्वान किया कि देश की लोकतांत्रिक विरासत की मांग है कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठें और संसदीय संवाद की पवित्रता बहाल करें। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले धनखड़ ने अपने पारंपरिक संबोधन में ये बातें कही। बजट सत्र में निर्धारित समय के 135% से 52% तक घटकर संसद के शीतकालीन सत्र की उत्पादकता 2014 के बाद से 9वें सबसे निचले स्तर पर रही। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च और लोकसभा सचिवालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 दशक से अधिक समय पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से शीतकालीन सत्र सबसे कम उत्पादक सत्रों में से एक था। विपक्ष के विरोध और सांसदों के रिकॉर्ड उच्च निलंबन के बीच संसद में शीतकालीन सत्र समाप्त होने के 1 साल बाद इस साल के शीतकालीन सत्र में परिसर के अंदर और बाहर रोजाना विरोध प्रदर्शन, विधायी कार्य में व्यवधान और आखिरकार हाथापाई के कारण कार्यवाही बाधित हुई।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की के कारण कथित तौर पर कई सांसदों को चोटें आई और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लोकसभा में विधायी कार्य के लिए केवल 23 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे समर्पित किए गए। इस सत्र में अधिकांश समय दोनों सदनों में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा में व्यतीत हुआ। राहुल गांधी ने मारा है सांसद को, राहुल गांधी के पैर होना ही चाहिए। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ वहाँ पे, पूरा ऐसे हाथ करके उसको हटा करके और मुकेश राजपूत को गिराया, उसके बाद उनसे प्रताप सारंगी गिरे, फिर आगे बढ़ते हुए पूरी महिलाओं को रौंदते हुए अंदर गए। ये वही राहुल गांधी हैं जो अध्यादेश तो फाड़ सकते थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक नहीं बनने दिए। हालांकि लोकसभा में शीतकालीन सत्र में 20 बैठकें हुई, जो इस साल किसी भी सत्र से सबसे अधिक थी, लेकिन निचले सदन में व्यवधानों के कारण 65 घंटे गंवाए। 2014 के बाद से केवल 2 सत्रों में व्यवधानों के कारण इससे अधिक घंटे बर्बाद हुए। 2021 के मानसून सत्र में 48 घंटे और 2023 के बजट सत्र में 96 घंटे गंवा दिए गए। इन व्यवधानों के बावजूद लोकसभा खोए हुए समय की भरपाई के लिए केवल 22 अतिरिक्त घंटे बैठी। चुनावों के बाद पिछले बजट सत्र में सदन 34 अतिरिक्त घंटे बैठा था। पेश किए गए और पारित किए गए विधेयकों के मामले में ये सत्र वर्तमान और पिछली लोकसभाओं में सबसे कम रहा। केवल 5 विधेयक पेश किए गए और 4 पारित किए गए, जो 2023 के विशेष सत्र को छोड़कर पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। जब केवल महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। इस सत्र में पेश किए गए नए विधेयकों में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर 2 विधेयक शामिल हैं, जिन्हें आगे जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे संसदीय पैनल को भेजा गया था और जिसे इस सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद थी, उसे अगले सत्र के लिए टाल दिया गया। इस सत्र में लोकसभा में किसी भी विधेयक पर 5 घंटे से कम चर्चा नहीं हुई। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर लगभग 5 घंटे चर्चा हुई, जबकि आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर लगभग 7.5 घंटे चर्चा हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल भी कम उत्पादक रहा। सदन में केवल 61 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए, जबकि पिछले सत्र में 86 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। 2024 अब खत्म होने को है और हम सब इंतजार कर रहे हैं एक नई ऊर्जा के साथ नए साल 2025 का। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।